Hello, dear students. Welcome to MCQs Expert Series, जिसके अंदर हम ऑलरेडी वन बुक कंप्लीट कर चुके हैं ओसवाल की, और सेकंड बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है ये। क्लास 10 के लिए जो भी टर्म वन में चैप्टर्स आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स के MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो आज इसका फर्स्ट पार्ट है रियल नंबर्स, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25 डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर। ओके, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा थैंक्स गिविंग मैसेज के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स कि आपने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं एश्योर करता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा कि आपका ये टाइम बेस्ट वे में यूटिलाइज हो सके। आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इवन इंटीजर किस फॉर्म में होगा, m+1, 2m या 2m+1। इनमें से हमें बताना है कौन सी फॉर्म होगी जो इवन इंटीजर के फॉर्म में होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी इंटीजर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो अपने आप ही इवन बन जाएगी, क्योंकि इवन की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसे हम इवन इंटीजर बोलते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। अच्छा, m में ओड भी आ सकता है, m+1 में भी ओड आ सकता है। 2m+1 तो होता ही ओड है, क्योंकि 2m मतलब इवन और +1 किया तो ओड। तो इसके अंदर दो तरीके की ये पूछी जाती है इस तरीके की एक्सप्रेशन की, इवन के लिए 2m होता है और 2m+1 या फिर 2m-1, ये दोनों फॉर्म होती है ओड के लिए। ये दोनों फॉर्म ओड के लिए होती है। सिंपल सी बात है, 2m अगर इवन हो गया तो 2m-1 या 2m+1, इवन नंबर में एक माइनस करो या इवन नंबर में एक प्लस करो, हमेशा एक ओड नंबर ही मिलेगा। तो ये ओड की फॉर्म होती है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम आते हैं। इफ n इज इवन नेचुरल नंबर, n एक इवन नेचुरल नंबर है, देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच n इंटू n+1 इंटू n+2 इज डिविजिबल इज। तो वो लार्जेस्ट नंबर क्या है जिससे ये नंबर डिविजिबल हो जाए? ये इंटू n+2 है, ये नंबर डिविजिबल हो जाए। देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है 6, 8, 12 एंड 24। हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर है लार्जेस्ट जो इसको डिवाइड कर सकता है। ओके, इसने बोला इवन नेचुरल नंबर, में इवन नंबर पुट करके देखता हूं। लाइक मैंने सबसे पहले n को ले लिया 2 और 2 मैंने पुट करके देखा, देन 2 इंटू 2+1 3 इंटू 2+2 4, मैंने देखा ये आ गया 24। तो 24 को ये सभी नंबर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट नंबर जो इसे डिवाइड कर सकता है वो है 24। अच्छा, एक और नंबर हम ले लेते हैं, लेट n इक्वल टू 4। एक और अगला इवन नंबर भी ले लेते हैं, उसके लिए भी हम वेरीफाई करके देख लेंगे। तो मैंने n को 4 रखा, देन 4 इंटू 4+1 दैट इज 5 इंटू 4+2 दैट इज 6। तो ये बना 120। यस, लार्जेस्ट नंबर 24 इसे भी डिवाइड कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 24। 24 ऐसा नंबर है जो कि लार्जेस्ट है और इस नंबर को डिवाइड कर सकता है। ओके, आगे हम देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, कोई भी कंसेक्यूटिव ले लो। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 1 इंटू 2 इनका प्रोडक्ट, या 2 3 का प्रोडक्ट, या 3 4 का प्रोडक्ट, कोई भी कंसेक्यूटिव लाइक 15 और 16 का प्रोडक्ट ले लिया। कैसा भी हम नंबर लेंगे तो वो क्या 2 से डिविजिबल होगा? यस, बिल्कुल होगा, क्योंकि उनमें से एक इवन नंबर है। देखो इसका प्रोडक्ट आ रहा है 2, 2 2 से डिवाइड होता है। इसका प्रोडक्ट आ रहा है 6,
6 2 से डिवाइड होता है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है 12 12 12 से 2 से डिवाइड होता है, और अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो 225 प्लस 240 240 इसका प्रोडक्ट आ रहा है, और मैं ये देख रहा हूं कि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा ट्रू, बिल्कुल ट्रू है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर से ट्रू फॉल्स टाइप का ही क्वेश्चन है। द नंबर 4 पावर n where n is a natural number ends with the digit 0 for any natural number n। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 पावर n है, अब n कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 10 20 30 कुछ कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम ले लेते हैं, तो क्या ये कभी जीरो पे एंड होगा, ये हमें चेक करना है। क्या ये कभी जीरो पे एंड होगा, ये हमें बताना है, ट्रू है फोल्स है, कांट से है, या पार्शली ट्रू फॉल्स। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 4 के प्राइम फैक्टर्स मैंने बनाए तो मैंने देखा 2 इंटू टू आ रहा है, 2 इंटू टू आ रहा है। अच्छा लास्ट में जीरो के लिए, जीरो किसके लास्ट में आती है, 10 के लास्ट में, और 10 के लिए हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, नहीं तो 10 बन ही नहीं सकता। तो यहां पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं होगा। हम चाहे n की जगह कितनी भी पावर करते जाए, मान लो n की वैल्यू मैंने 5 रख दी, तो इसका मतलब क्या है, यही 2 इंटू टू 5 बार आ जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं आ सकता, जो प्राइम नंबर है वही नंबर रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 5 आ जाएगा अगर मैंने पावर 5 कर दी तो ये फिर भी यही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जीरो कभी नहीं आ सकता, तो इट मीन्स फॉल्स हो गई ये स्टेटमेंट, दैट इट एंड्स विद जीरो, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 12 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0 और 5 फॉर नेचुरल नंबर n। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, 12 के मैं फैक्टर्स करता हूं तो 2 पावर 2 इंटू 3 होता है। अब ये कह रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या ये 0 या 5 पे एंड हो सकता है, 5 पे एंड होने के लिए 5 चाहिए, 0 पे एंड होने के लिए भी 5 चाहिए, क्योंकि 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए हमें 10 बनाने के लिए 2 और 5 ये दो नंबर हमें चाहिए। तो मैं देख रहा हूं 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ना तो ये 5 पे एंड हो सकता, ना ही ये 0 पे एंड हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नो वैल्यू, n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर ये 0 पे या फिर 5 पर एंड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये तो काफी इजी और रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये, दैट 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए। इसका आंसर होगा कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर होगा, कंपोजिट। बता देता हूं किस वजह से, कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिसके जो कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखे जा सके, या हम ये कहें कि जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से प्राइम नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन एक वो खुद। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हमेशा कंपोजिट प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ओके अब मैं देखता हूं कि इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 इंटू 5 इंटू 7 में 7 है और प्लस 7 ये रहा, तो 7 मैंने कॉमन लिया तो इधर बना 3 इंटू 5 और इधर बना 1। तो मैं देख रहा हूं ये क्या बना है, 7 इंटू 16 बन गया। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, हम यहीं से समझ गए। देखो एक तो 1 इसका फैक्टर होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी नंबर है, 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है। अच्छा दूसरा, ये खुद जो सोल्व करने के बाद आएगा वो भी उसका फैक्टर होगा, तो दो फैक्टर तो ये मिल गए हमें। अगर एक और फैक्टर मिल जाए तो ये कंपोजिट बन जाए, वो फैक्टर हमने जैसे ही कॉमन लिया 7, तो 7 भी इसका फैक्टर है, 7 भी फैक्टर है, तीसरा फैक्टर मिल गया, तीसरा फैक्टर मिल गया, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। बाकी आप सोल्व करके अगर ऐसे लिखना चाहते हैं 7 इंटू टू पावर 4, तो ये क्या हुआ, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमने दिखा दिया, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। द नंबर दिस इज ए डैश नंबर, सीधी सी बात है कंपोजिट नंबर है, कारण
5 कॉमन आ रहा है इधर और इधर। देखो कोई भी कॉमन आ गया तो कंपोजिट हो गया। उसका कारण सीधा सा है कि 1 हर किसी का फैक्टर होता है और वो नंबर पूरा जो खुद बनेगा ये सोल्व करके वो भी उसका फैक्टर है। और 5 कॉमन आ गया मतलब 5 इंटू समथिंग लिख दिया तो 5 भी तो इसका एक फैक्टर हो गया। ये तीसरा फैक्टर मिला है, हो सकता है इससे ज्यादा भी और फैक्टर हो, तो तीसरा फैक्टर मिलते ही हम कह देंगे कि इट इज कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, अभी अभी मैंने डिस्कस किया कोई भी प्राइम नंबर है लाइक 2 एक प्राइम नंबर है, इसके टोटल कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? इसके टोटल होंगे 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक तो 1 और एक ये खुद। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 1 और 3। जैसे 11 एक प्राइम नंबर है, ये 1 की टेबल में आएगा और 11 की टेबल में आएगा। तो ये प्राइम नंबर होते हैं, हर एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर। देखो फैक्टर ट्री दिया हुआ है, हमें फैक्टर ट्री बोलते हैं इसको, जब हम फैक्टर्स को इस तरीके से शो करते हैं। तो 1001 है, 1001, इसके 2 फैक्टर्स बने दिस इंटू दिस। इसका मतलब क्या है? 143 और x को मल्टीप्लाई करके वापस 1001 बन जाना चाहिए। 143 के 2 फैक्टर्स बने 11 और y, इसका मतलब 11 और y को मल्टीप्लाई करके y 143 बन जाना चाहिए। तो y और x हमें निकालने, कैसे निकालेंगे भाई? y निकालने के लिए 143 को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे पता चला 13, यानी कि y की जगह पर 13 आ सकता है। अब x निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरी नजर सबसे पहले ऑप्शंस पर जाती है। ऑप्शंस में मैंने देखा 13 एक में ही है और कहीं भी 13 मुझे नहीं दिख रहा है y में, तो y की वैल्यू 13, तो आंसर आ गया a। अच्छा, अब चेक करने के लिए हम आगे वेरीफाई करेंगे कैसे? 1001 को 143 से हम डिवाइड करेंगे, देन आई विल गेट 7। तो ए x की वैल्यू 7 हो गई, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ 96 एंड 404, काफी इजी क्वेश्चन है। HCF हमें निकालना है, इजीली निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऑप्शंस से हमें ये कैसे करना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर। हम सबसे बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं। 5, क्या 5 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है? 5 तो किसी एक को भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, दोनों को तो तब डिवाइड करेगा, इसका मतलब HCF 5 तो नहीं है। अच्छा, उसके बड़ा नंबर 4 है, 4 क्या इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है? 404 को कर देगा, यस 96 को भी कर देगा, इसका मतलब 4 ही इसका HCF है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आप ऑप्शन से उठाकर सोल्व कर सकते हैं। 4 ही इसका आंसर है, क्योंकि 404 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 96 को भी, मतलब फैक्टर हो गया, और जितने भी प्रेजेंट है उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है ये, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 27300, इसके टोटल प्राइम कितने फैक्टर होंगे? अलग अलग बताने हैं हमें। देखो कैसे, 273 के फैक्टर्स बनाने मैं क्या करता हूं, 273 को अलग और 100 को अलग लिख लेता हूं, क्योंकि 100 मुझे पता है 25 इंटू 4, 25 4 जा 100 होता है, 4 मतलब 2 पावर 2 और 25 मतलब 5 पावर 2। इसके फैक्टर्स मुझे बहुत ही इजीली पता है। अब मुझे रहेगा कि इसके फैक्टर्स क्या है। 273 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 91 बनेगा ये, और 91 मुझे पता है 13 इंटू 7 होता है 91। तो कितने प्राइम नंबर आए इसके फैक्टर्स में? 2 आया, 3 आया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल 5 प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। द यूनिट
प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ दिस। देखो ऑप्शंस किस तरीके के दिए हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिट प्लेस पे तो एक ही डिजिट हो सकती है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है कि क्वेश्चन में ये यूनिट प्लेस डिजिट न देकर हमसे डायरेक्ट इसने HCF पूछ लिया हो, द HCF ऑफ दिस एंड दिस, यही पॉसिबिलिटी बनती है। अब HCF देखो, HCF का सिंपल सा रूल है, जो भी फैक्टर्स बनते हैं उनमें से कॉमन फैक्टर्स उठाओ और सबसे लीस्ट पावर लिख दो उसकी। जैसे अभी देखो मैं सोल्व करके बताता हूं आपको। एक नंबर और भी है, 3 into 5 into 7 into 11, ये एक और नंबर भी प्रेजेंट था। ओके, अब हम सोल्व करते हैं। कॉमन दो, अब 2 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि अब तो 2 कॉमन है ही नहीं। अब 3 कॉमन है, लीस्ट पावर 1 है ये वाली। 5 कॉमन है, 5 की भी लीस्ट पावर 1 है। और 7 कॉमन है, 7 की भी लीस्ट पावर 1 है। 11 कॉमन है ही नहीं। मतलब 3 into 5 into 7 यानी कि 105, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी 105 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, if two positive integers a and b are written as this and this, whereas x y are prime numbers, then HCF। ओके, इनका HCF हमें फाइंड करना है, अभी कर लेते हैं। देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर है, वापस हम वही रूल लगाएंगे। ए क्या है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी यहां पर क्या है, एक्स वाई क्यूब। अब कॉमन फैक्टर्स हमें देखने हैं और उनकी लीस्ट पावर देखनी है, सबसे कम पावर कितनी होती है। x की सबसे कम पावर मैं देख पा रहा हूं 1, और y की सबसे कम पावर मैं देख पा रहा हूं 2। x की सबसे कम पावर 1 हो गई और y की सबसे कम पावर 2 हो गई। बस यही इसका HCF होगा। इट मींस बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। बी, काफी इजी था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, राइट द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो दो नंबर दिए हैं इसने। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि कंपोजिट नंबर 4 से ही स्टार्ट होते हैं। 4 6 8 9 10 12 14 15 16, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है, 4 से। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की अगर बात की जाए तो 2 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो 4 है। इनका HCF लिखना है, HCF 2 हो गया। 2 और 4 का HCF 2 और 4 का HCF 2 हो गया। तो इट मींस बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, टू नंबर्स आर इन रेशियो 15:11। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 15:11 है। इफ देयर HCF इज 13, अगर उनका HCF 13 है तो वो नंबर क्या होंगे। देखो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, जब भी रेशियो दिया है तो दो नंबर को उठाकर चेक करो कि कौन से ऐसे दो नंबर है जिनमें रेशियो ये बन रहा है 15:11 का। देखो ये दो तो हो नहीं सकते, क्योंकि 140 11 से डिवाइड ही नहीं होता, 163 11 से डिवाइड नहीं होता, ये दोनों 11 से डिवाइड होते हैं। अब अगला 15, अगर मैं 195 को 15 से डिवाइड करता हूं तो 15 into 13 195 होता है। अगर 185 को 13 से डिवाइड करूंगा होगा ही नहीं, 185 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 15:11 में ए पार्ट बन रहा है। बस, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही तो नंबर है जो 15:11 में। HCF तो चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अदरवाइज HCF भी निकाल कर आप देख सकते हैं, वहां से भी काफी इजी पढ़ने वाला है आपको, वहां से भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं
प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117। दो को प्राइम नंबर है। देखो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ऐसे दो नंबर्स जिनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वन को छोड़कर। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 और 6, मैं देख रहा हूं कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा। वन तो कॉमन फैक्टर है ही, वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ऐसे नंबर का जब भी हम एलसीएम निकालने जाते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट हमें इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? दो का प्रोडक्ट 117 है, मतलब एलसीएम भी 117 होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। तो इसका मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आया, तो इसका मतलब एलसीएम भी 117 है। 117 इसका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर हमें बताना है, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 भी 1 से भी डिवाइड होना चाहिए और 10 से भी। 1 से तो ठीक है, सारे डिवाइड हो जाएंगे। अगर तुम 1 से 10 सभी नंबर्स, देखो 3 से डिवाइड नहीं होता, मेरे दिमाग में सीधा ही 3 आएगा। 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, ये दोनों ऑप्शन तो वहीं खत्म हो गए। 504 10 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि एंड में 0 नहीं है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन बचता है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज डी, 2520। देखो कितना इजी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान देते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी कर लेंगे। अदरवाइज इसका तरीका तो काफी लेंदी है कि 1 से लेके जितने भी नंबर्स हैं 10 तक, ये सारे के सारे नंबर्स, इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। एलसीएम आएगा वही 2520, लेकिन थोड़ा लेंदी हो गया। अगर हम ऑप्शंस उठाकर देखते हैं और थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो इजीली हम इसे टैकल कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, find the value of m। m की वैल्यू पता करनी है। ओके, सबसे पहले HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालने के लिए फैक्टर्स में कर लेता हूं। 65 के फैक्टर्स किए तो 13 5 जा 65, 5 और 13 हो गए, और 117 के किए तो 13 9 जा, ये भी 13 की टेबल में आता है। वैसे तो HCF यही हमें पता चल गया कि दोनों 13 की टेबल में आ रहे हैं और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका मतलब इसका HCF हो गया 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 13। अगर ये 13 है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है m की, अगर इस 13 को इस फॉर्म में लिखा जाए तब, ओके हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, दैट 13 इक्वल टू 65m माइनस 117, या तो यहीं से आप पता कर लो m2 होगा, क्योंकि 132 रखा मैंने, तो 65 इंटू 2 130, 130 माइनस 117, 13 ही बचता है। अदरवाइज आप पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट 65 m इज इक्वल टू 117 को इधर लेके जाए, ऐड कर लें, और m इज इक्वल टू 130 में डिवाइड कर दें आप 65, तो सॉरी m की वैल्यू 2 आएगी, m विल बी इक्वल टू 2। तो यहां से भी आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो काफी इजी क्वेश्चंस हैं। 19 क्वेश्चन हम देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे ये, बस इसमें एलसीएम है। एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4, तो m क्या होगा? देखिए 12 के फैक्टर्स किए तो 2 पावर 2 इंटू 3 होता है। 42 के अगर मैंने फैक्टर्स किए तो 42 होता है 7 6 जा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 7 6 जा 42। एलसीएम बोल रहा है, एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? जो भी फैक्टर है सबको लिया जाएगा और उसकी हाईएस्ट पावर ली जाएगी। इसमें कॉमन फैक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन को लिया जाएगा, हर एक फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है एलसीएम में,
और जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर ले ली जाती है। जैसे 2 कॉमन है, इधर 1 है, इधर पावर 2 है, तो मैं 2 पावर 2 लूंगा यहाँ पर। 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 है, 3 पावर 1 ही आएगी। 7 भी आएगा। 21 21 4 जा 84, इसका एलसीएम आ गया 84। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है ये कि इस 84 ये एक्चुअली 10m प्लस 4 के इक्वल है। या तो आप यहीं से अंदाजा अब लग गया होगा आपका कि 8 इसका आंसर होगा। क्यों? 8 इंटू 10 करेंगे तो कितना हुआ? 80 प्लस 4 84। यहां से भी आपका गैस लग गया होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट करें। 10m is equal to 80 and m is equal to 80 by 10, that is 8। तो m यहां से भी आप निकाल सकते हैं, m की वैल्यू 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देर आर 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas. They have to arrange in several rows in such a way that every row contain the same member of fruit of only one type। HCF की बात कर रहा है ये। एक टाइप के फ्रूट एक ही रो में रखने हैं हमें और ऐसी काफी रो बनानी है। तो इसने पूछा है कि what is the minimum number of rows required for this to happen। कम से कम रो बनानी है। देखो, कम से कम रो बनाने का मतलब है कि एक रो में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स आ जाएं। देखो, रो कम से कम बनानी है, इसका मतलब एक रो के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स आ जाएं। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उतने ही फ्रूट्स आ सकते हैं। HCF के इक्वल मैं HCF निकालता हूं किस किस का, 24 36 और 60 का। अगर मैं इसके देखो, वैसे तो बहुत इजी है, 12 की टेबल में ये तीनों आते हैं, तो यहां से हम सोच सकते हैं कि 12 इसका HCF होगा। अदरवाइज आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे 24 8 3 जा 8 3 जा 36 6 पावर 2 होता है, 2 3 जा 6, और 60 होता है 6 इंटू 10, तो 4 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं HCF की बात करता हूं, 2 की लीस्ट पावर 2 है, 3 कॉमन है, 3 की लीस्ट पावर 1 है, 5 में तो कॉमन है ही नहीं, तो इधर जो HCF आया वो आ गया 12। यानी कि एक रो के अंदर 12 फ्रूट्स हम रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। 12 से ज्यादा हम रख ही नहीं सकते। मैंने 12 फ्रूट्स रख दिए, तो अब नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है कितनी बनेंगी। मैंने क्या किया, पीचीज कितने, 24, एक रो के अंदर 12 पीचीज हैं, तो नंबर ऑफ रोज पीचीज की 2 बन गई। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ये देख रहा हूं कि 36 एप्रिकॉट्स हैं, तो 36 में 12 डिवाइड किया तो 3 रोज एप्रिकॉट्स की बनेंगी, और 60 बनानाज हैं, तो 60 में अगर मैंने डिवाइड किया, एक रो के अंदर 12 बनाना हो गए, तो मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि 5 रोज बनाना की बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी बनी, 2 प्लस 3 5 प्लस 5 10। टोटल नंबर ऑफ रोज बनी है 10। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 4 bells toll at interval of 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds and 30 seconds respectively। If they toll together, अगर वो एक साथ बजती है 10 बजे, तो किस टाइम पर वो पहली बार बजेंगी इकट्ठा। टुगेदर, दे टोल टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। 10 के बाद पहली बार इकट्ठा कब बजेंगी। हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसके अंदर एलसीएम निकाल देना है टाइम का। जो एलसीएम आएगा, क्योंकि 10 सेकंड वाली है वो हर 10 सेकंड बाद बजेगी, लेकिन 15 सेकंड वाली हर 15 सेकंड के बाद बजेगी, तो ये दोनों आपस में 30 सेकंड्स के बाद एक साथ बजेंगी, 13 सेकंड्स के बाद। इसी तरीके से 20 और 30 सभी का एक साथ हमें निकालना है, तो मैं जस्ट इनका सिंपली
एलसीएम निकाल दूंगा। ओके, एलसीएम निकालता हूं मैं, देखिए आप 10 सेकेंड, 10 के फैक्टर्स किए 2 इंटू 5, 15 के फैक्टर्स किए 3 इंटू 5, 20 के फैक्टर्स किए 2 पावर 2 इंटू 5 एंड 30 के मैंने फैक्टर्स किए 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू 5। ओके, अब मैं देख रहा हूं इनका एलसीएम, जो भी फैक्टर्स है हर एक फैक्टर्स लिए जाते हैं एलसीएम में। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी कि 15 15 4 जा 60 इसका एलसीएम आ गया। यानी कि 60 सेकेंड्स के बाद वो सारी बेल एक साथ बजेंगी। अच्छा, पहली बार 10 बजे बजी है 16 सेकंड के बाद, यानी कि 10 बजकर 1 मिनट, क्योंकि 16 सेकेंड्स का मतलब क्या है 1 मिनट। 16 सेकेंड्स मीन्स 1 मिनट, तो 1 मिनट बाद यानी कि 10 बजकर 1 मिनट पर वो इकट्ठा बजेंगी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दैट P इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10। ओके, फैक्टर्स करके हम इनका एलसीएम अगर निकालना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा? देखो, इनका एलसीएम 2 के फैक्टर्स 2, 4 के 2 पावर 2, 4, 6 के 2 इंटू 3, 8 के 2 पावर 3 और 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5। अगर मैं इनके अब एलसीएम की बात करता हूं, तो P इज द एलसीएम, ये जो एलसीएम निकलेगा इसे इसने बोला कि ये P है, एंड Q इज द एलसीएम ऑफ दिस। अच्छा, Q दूसरे नंबर्स का एलसीएम है, और L एलसीएम ऑफ P एंड Q। अच्छा, जो P एंड Q निकलेंगे उनका एलसीएम इसने L दे दिया, तो इनमें से कौन सा ट्रू है ये हमें बताना है। ओके, इसके लिए तो मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। बस ये है कि आप सोल्व ना करना चाहें तो उससे काम चल सकता है। जैसे मैंने एलसीएम निकाला, हाईएस्ट पावर 2 की 2 पावर 3 है, उसके बाद 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, बस यही छोड़ सकते हैं हम। ये P हो गया, दिस इज P। ओके, अब अगर मैं Q की बात करता हूं, Q तो 1 के फैक्टर तो 1 ही होगा, 3 का फैक्टर 3 होगा, 5 का फैक्टर 5, 7 का फैक्टर 7 और 9 का फैक्टर 3 पावर 2। तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? देखो, 3 पावर 2 आ गई, हाईएस्ट पावर 5 आएगा और 7 भी आएगा। ये इसका एलसीएम हो गया, इसे मैं कह सकता हूं Q। अब L क्या है? P और Q का एलसीएम, P और Q का एलसीएम, इनमें हमें क्या करना होगा? फिर से वही कि 2 पावर 3 है और इधर 2 की पावर है ही नहीं, तो एलसीएम में तो लिया जाएगा 2 पावर 3। अब मैं P और Q का एलसीएम निकाल रहा हूं, P और Q का। ओके, इधर 3 पावर 1 है, इधर 3 पावर 2 है, तो 3 पावर 2 ली जाएगी। ओके, इधर 5 पावर 1 है, इधर 5 पावर 1 है, तो 5 पावर 1 ली जाएगी और 7 भी लिया जाएगा, 7 भी इसके अंदर लिया जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना होगा? L और P या L और Q, इनके बीच में रिलेशन बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है। मैं क्या करता हूं, L और P को डिवाइड कर लेता हूं, L और P। देखो, L क्या है? 2 पावर 3 है, 3 पावर 2, 5, 7, और मैंने P को डिवाइड किया 2 पावर 3, 3, 5, तो इधर मुझे मिला, देखो 2 पावर 3 तो कट हो गया, 3 पावर 1 बचा है और 7 बचा है, 5 भी कट हो गया, 3 पावर 1 बच गया, 2 पावर 3 पूरा कट हो गया और 7 बच गया, यानी कि 3 इंटू 7 तो 21 हो गया, 21। इट मीन्स L इज इक्वल टू, देखो L बाय P 21 है, इट मीन्स L इक्वल टू 21P। सिंपली हमने इसको फाइंड कर लिया। इट मीन्स A इज द करेक्ट ऑप्शन, L इज इक्वल टू 21P। L की वैल्यू 21P है। देखो, एक बार फिर से बताता हूं, ओवरव्यू देता हूं पूरे क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने क्या किया, P की वैल्यू निकाली जो कि इनका एलसीएम था, 2 4 6 8 10। फिर हमने Q की वैल्यू निकाली जो कि नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम था, Q निकल गया। फिर हमने L निकाला जो कि P और Q का एलसीएम था। फिर हमने L और P के बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए इनको डिवाइड कर दिया।
अच्छा, अगर ये रिलेशनशिप नहीं बनता तो हमें Q से हम Q वाला अपने आप ही हो जाता। देखो, अगर मैंने ये P से डिवाइड किया, इसका फायदा क्या है? अब आप सोच रहे होंगे Q से क्यों नहीं किया? देखो, इसका कारण क्या है, Q एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे। मैंने P से डिवाइड किया, या तो 21, 63, 16 में से कुछ आ जाता। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं आता तो अपने आप ही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, अपने आप ही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। इसलिए मैंने इसे पी से डिवाइड करना ज्यादा बेटर समझा। तो एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर अब ए ही है, दैट इज L इक्वल टू 21P। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। LCM and HCF of 120 and 144 by fundamental theorem of arithmetic। एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। देखो, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ, ऑप्शंस को देखें आप, ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ये आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ इन्होंने क्या ले रखा है, 22। 22 भाई, 22 120 को डिवाइड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि 11 उसके फैक्टर में ही नहीं है। अच्छा, ना ही 144 को डिवाइड कर सकता, 24 24 ये कर सकता है। अब बात आती है 640 और 720 की, तो डिवाइड करके देख लो। 120 640 नहीं हो रहा डिवाइड, नहीं हो रहा डिवाइड, क्योंकि 125 जा 600 होता है, 40 रिमाइंडर बच रहा है, नहीं हो रहा डिवाइड। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो, ऑप्शन से अगर आपने उठाया तो आपको ना तो एचसीएफ निकालना पड़ा ना एलसीएम निकालना पड़ा। लेकिन इसके लिए आपको यह भी पता होना जरूरी है कि एचसीएफ एलसीएम एक्चुअल में होते क्या है। एचसीएफ वो नंबर होता है जो जिनका भी निकाला जाता है इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। एलसीएम वो नंबर होता है कि वो खुद बाकी दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो 144 से भी ये डिवाइड हो जाएगा और 120 से भी डिवाइड हो गया। 144 5 जा 720 होता है, और 24 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो एचसीएफ एलसीएम हमने इजीली निकाल दिया विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2, दो नंबर्स का HCF 2 है, एंड द प्रोडक्ट इज 120 और उनका प्रोडक्ट 120 है, एलसीएम निकालो। सिंपल है, दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 120 दिया हुआ है, वो किसके इक्वल होगा? HCF 2 है इंटू एलसीएम x मान लेता हूं मैं, तो 2 कहां जाएगा? डिवाइड में, ये क्या निकल के आएगा? 60। अब ये जो कैलकुलेशन है इतनी इजी है कि सीधा माइंड में की जा सकती है। 120 डिवाइडेड बाय 2, 60, दैट्स ऑल। ये सीधा माइंड में की जा सकती है, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रहे, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज 13, इनका HCF 13 के इक्वल है। LCM ऑफ 65 एंड 117 इज 45 इंटू A, देन A इज इक्वल टू। देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अभी अभी मैंने करवाया है। दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर ये है, उनके HCF यानी कि 13 इंटू एलसीएम के इक्वल होगा। एलसीएम क्या है? 45 इंटू A, तो 13 कहां जाएगा? डिवाइड में। 45 कहां जाएगा? डिवाइड में। 13 9 जा 9, 5 जा 5, 13 5 जा, A इज इक्वल टू 13। सिंपली इसको सोल्व किया हमने एंड वी गेट अवर आंसर, दैट इज 13। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के मैं क्वेश्चंस यहीं पर एंड करता हूं। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, टोटल इसमें 45 एमसीक्यूज हैं टोटल फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं उसके लिए लेकर आ रहा हूं सेकंड पार्ट। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।